Okay, class. So now we have two topics left. So let's talk about these two things. Constrained resource. याद है constrained resource? क्या चीज होती है? जो लिमिटेड अमाउंट Limited amount. ठीक है? Scarcity of resources. आप लोग पढ़ते आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में. हर जो चीजें हैं वो कम है. अब उन कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके किस तरीके से ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेगा. ठीक है? कंस्ट्रेंट रिसोर्स को यूज करके किस तरह मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स होगा. बिजनेस मैथ्स मैक्सिमम याद है? मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स याद है ये चीज की थी. कंस्ट्रेंट रिसोर्स नहीं याद? मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ये फंक्शंस नहीं पढ़े? ओके चलें. खैर हम उस एंगल से देख लेंगे. हम इसको किसी और एंगल से देखना है. बट द पॉइंट इज सिंपल. पॉइंट हमारा ये है कि वी हैव रिसोर्सेज व्हिच आर कंस्ट्रेन्ड एंड यूजिंग दोस रिसोर्सेज वी नीड टू do some manufacturing and maximize our profits. बस this is the point. ठीक है? So determine the most profitable use of a constrained resource. अच्छा फिर एक और मसला ये है कि we have different products A, B, C. बहुत कम इस तरह होगा कि आप सिर्फ मार्कर्स बनाएं. Mostly you will be making markers, pens, pencils, rubber, erasers, sharpeners, whiteboard, बहुत सारी चीजें आप बनाएं. तो फिर किस चीज पे वो रिसोर्स इस्तेमाल करें? देखिए वो कंस्ट्रेंट है, रिसोर्स कम है आपके पास, तो फिर किस पे इस्तेमाल करें? एक प्रॉब्लम ये भी है. ठीक है? सो यूजिंग दीस कंस्ट्रेंट रिसोर्स वी नीड टू कम अप विद अ प्रोडक्ट मिक्स. ए 2 यूनिट बनाए, बी 4 यूनिट बनाए, सी जो है वो 1 बनाए, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा व्हाइल स्टेइंग विद इन दी लिमिटेड रिसोर्स. ठीक है? तो ये काम हमने करना है इसमें. क्या हमने कंस्ट्रेंट रिसोर्स देखना है, फिर हमने कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाना है. अब ऑब्वियसली डिमांड से ज्यादा तो आप बना ही नहीं सकते. जितनी डिमांड है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन है, उसके बाद आप नहीं बनाएंगे, फिर आप दूसरे पे शिफ्ट कर जाएंगे, फिर तीसरे पे शिफ्ट कर जाएंगे, और आपका इस तरीके से बनाना है प्रोडक्ट मिक्स कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए. ठीक है? दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग ओवर हियर. सो कंस्ट्रेंट रिसोर्स एंड द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग मोर ऑफ द कंस्ट्रेंट रिसोर्स. गॉट द आइडिया? Start करें. Let's start. When limited resource of some type restricts the company's ability to satisfy demand, the company is said to have a constraint. याद है constraint हम लोगों ने पढ़ा था? कहाँ पे पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था? Theory of constraint. ठीक? हमने कहा था कि कोई चीज है जो constraint कर रहा है, हम लोग maximum production नहीं कर सकते. तो वो कह रहा है कि अगर आप डिमांड को कभी पूरा नहीं कर सकते किसी जगह पर, why? Because you have a limited resource, so that is your constraint. वो आपका constraint है. Constraint का हम लोगों ने एक और नाम पढ़ा था, bottleneck. So that is the bottleneck. Okay? The machine or process that is limiting overall output is called the bottleneck. This is the constraint. ठीक है? Bottleneck constraint. जो चीज आपको लिमिट कर रही है, मशीन लिमिट कर रही है, तो इसका तो मशीन कंस्ट्रेंट है. लाइट नहीं होती आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी कंस्ट्रेंट है. इनको आपके पास रॉ मटेरियल कम है, आता ही कम है, वो कंस्ट्रेंट है. वर्कर्स नहीं है, मार्केट में वर्कर्स नहीं है, 3 वर्कर्स हैं, इसी से काम चलाना है, कंस्ट्रेंट है. तो जो भी चीज लिमिट करेगी कि आप डिमांड को पूरा ना कर सके, दैट विल बी योर कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट का मतलब है बॉटलनेक. थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट हमने पढ़ी थी कि कंस्ट्रेंट्स को किस तरह रिमूव करना है. ठीक? लेकिन यहां पर हम पढ़ेंगे कि ये कंस्ट्रेंट के अंदर रहते हुए आप किस तरीके से अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें. गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया क्लास? ओके. अब करना क्या है अगर ऐसी सिचुएशन हो? तो क्या करना है? When a constraint exists, a company should select a product mix. You need to come up with a product mix. कि कौन सी चीज कितनी बनानी है. Company should select a product mix that maximizes the total contribution margin. हमने कहा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. ठीक है? So when we say कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, so we actually mean कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन को मैक्सिमाइज करना है. Why do we say contribution margin को मैक्सिमाइज करना है? Because fixed cost remains fixed if we stay within the relevant range. ठीक है? relevant range के अंदर रहे, प्रोडक्शन ज्यादा करें कम करें, इसको ज्यादा कर दें, बी को ज्यादा कर दें, सी को कम कर दें, ए को इतना कर दें, इसको इतना कर दें. अगर relevant range के अंदर है तो ये कांस्टेंट रहेगा, तो फिर इसको वरी नहीं करना. there is nothing to worry about this one. So we need to maximize contribution margin.
अगर ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये सेम है, तो ऑटोमेटिकली नेट इनकम वुड बी मैक्सिमाइज्ड। सही है ना? ठीक, तो वो यही बात आपसे कह रहा है कि when a constraint exists, a company should select a product mix that maximizes the total contribution margin earned since fixed costs usually remain unchanged. Okay, एक काम हो गया। अब ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैसे मैक्सिमाइज करेगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैसे मैक्सिमाइज करेगा? अगर मेरे पास ये तीन प्रोडक्ट्स हैं और ए कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है 10 और बी दे रहा है 20 और सी दे रहा है 30, तो फिर कौन सा अच्छा होगा? सी वाला अच्छा होगा, इससे कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैक्सिमाइज हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है नहीं कर रहा है ऐसा। ठीक है, वो कह रहा है ऐसा नहीं है। क्यों? A company should not necessarily, जरूरी नहीं, मतलब ये नहीं कि बस नहीं करना, वो कह रहा है जरूरी नहीं है कि यही अच्छा हो, जो आपने कहा कि 30 सबसे अच्छा है, जरूरी नहीं है। Why? A company should not necessarily promote those products that have the highest unit contribution margin. तो फिर क्या करना है? करना ये है कि हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर कंस्ट्रेंट रिसोर्स को फाइंड करना। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर कंस्ट्रेंट रिसोर्स, इसका क्या मतलब? देखते हैं। एक प्रोडक्ट है जो कि 10 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर लेट्स से कंस्ट्रेंट रिसोर्स मेरे पास है इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ 10 घंटे है बस पूरे दिन। 10 घंटे प्रोडक्शन हो सकती है, इसके अलावा प्रोडक्शन नहीं हो सकती। 30 जॉब निकाला जिसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन सबसे ज्यादा है, ये 3 घंटे में 1 यूनिट बनता है। 3 घंटे में 1 यूनिट, ठीक है। बी 1 घंटे में 1 यूनिट, ठीक है। और सी 30 मिनट्स में 1 यूनिट, ठीक। अब अगर मैं देखूं कि यार 10 घंटे में, इससे पहले जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं थी हमने कहा दिस इज द बेस्ट। अब हम देखते हैं कि अगर मैं ये बनाऊं तो मैं 10 घंटे में कितने बना सकता हूं? 3 3 6 3 9 3 बना सकता हूं, ठीक है। और थोड़ा सा कुछ, तो मैं कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा लूंगा? 90। सही। ये देखिए 10 घंटों में मैं कितने बना सकता हूं? 10। कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा सकता हूं? 10 into 20 200। इसको देखिए 30 मिनट में 1 घंटे में कितने? 2। तो 10 घंटे में 20 into 10 equals 200। देखिए जरूरी नहीं है कि यही सबसे अच्छा था, हालांकि इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन सबसे ज्यादा था। जरूरी ये है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर कंस्ट्रेंट रिसोर्स या डिवाइड बाय कंस्ट्रेंट रिसोर्स या इसका रिलेशनशिप ये फाइंड आउट करें। जहां पर ये हाईएस्ट हो, दैट वुड बी द बेस्ट वन। उसको पहले मैन्युफैक्चर करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे जाए, उसके बाद नेक्स्ट पे जाए, ठीक है। गॉट द आइडिया? ओके। रादर इट शुड प्रमोट दोस प्रोडक्ट्स that earn the highest contribution margin in relation to the constraining resource. So contribution margin divided by constraining resource. तो आपने इस जगह पर एक बात याद रखनी है और वो है contribution margin divided by constraining resource. और उसमें भी ये बात याद रखनी है, ऐसा ना हो कि आप कहें ये सबसे अच्छा बस यही बनाते जाओ। अगर इसकी डिमांड सेटिस्फाई हो गई तो बस इसके बाद इसको और नहीं बनाना, नहीं तो अगर आपने इसके बाद इसको और बना दिया तो ये नहीं बिकेगा। डिमांड पूरी हो गई तो उसके अलावा ये और बिकेगा? फिर नहीं बिकेगा ना। तो वहां पे आपने स्टॉप कर देना है, मूव ऑन टू दी नेक्स्ट वन। उसकी डिमांड पूरी करें, मूव ऑन टू दी नेक्स्ट वन। उसकी डिमांड पूरी करें, मूव ऑन टू दी नेक्स्ट वन, ठीक है। डिमांड जिसकी पूरी होती जाए आप नेक्स्ट प्रोडक्ट पे मूव करते जाए। ओके, लेट्स डू अ क्वेश्चन नाउ। Inside company produces 2 products and selected data are shown below. So now over here you are producing 2 products. हमने यहाँ पे 3 प्लॉट्स की बात की, एग्जाम में 4 भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती हैं, यू डू नॉट नीड टू वरी, ठीक है। प्रोसेस सेम है और क्या चीज आपको बताई? CM डिवाइड बाय CR, ये चीज फाइंड करो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय कंस्ट्रेंट रिसोर्स। ओके, आगे चलें। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 60, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 50, वेरिएबल एक्सपेंस इज 36 and 35, so contribution margin will be 60 minus 36 24, 50 minus 35 15। अब अगर खाली इसको देखो तो इसमें से कौन सा अच्छा है? ये वाला अच्छा है। लेकिन हमने कहा इसको नहीं देखना, इसको देखना है CM by CR। चलिए आगे चलते हैं। करंट डिमांड पर वीक 2000 यूनिट्स, 2200 यूनिट्स। इनमें से जो भी अच्छा होगा
उसको पहले बनाएंगे, लेकिन याद रखें उसकी डिमांड पूरी हो जाए तो उसके बाद अगले पे शिफ्ट कर जाए। ओके, आगे चलें। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो 40%, कैसे फाइंड आउट हुआ? कैसे फाइंड आउट हुआ 40%? कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेलिंग प्राइस अंडर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, उल्टा बोल दिया। हाँ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 24 डिवाइड बाय 60 should give you 40। चेक कर लें। कहाँ पे चेक? जी 0.4 equals 40। ठीक है, ओके, एंड दिस इज 30%। ठीक, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो हमारे काम का है फिलहाल तो नहीं, हमने कहा था ये चीज फाइंड आउट करनी है, तो ये काम की है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो हमारे कोई काम की नहीं है, उसने दे दिया, बस ठीक है, दे दिया। प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड ऑन मशीन A1 पर यूनिट, इसमें कितना टाइम लगता है? 1 मिनट। 1 मिनट में प्रोसेस करता है। ये कितना टाइम लगता है? 0.5 मिनट, आधा मिनट। ठीक, ओके, ये भी हो गया। आगे चले। Machine A1 is the constrained resource and is being used at 100% of its capacity। अब उसने साफ-साफ बता दिया कि मशीन A1 constrained resource है। एग्जाम में जरूरी नहीं है मैं आपको बताऊं constrained resource कौन सा है। आपने ये देखना है कि जो चीज लिमिट कर रहा है वो constrained resource है। ठीक है, जो चीज लिमिट कर रहा है वो constrained resource है। जो आपको रोक रहा है कि प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो सकती, वो constrained resource है। ठीक है, यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिए, जरूरी नहीं है एग्जाम में मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं कि ये कंस्ट्रेंट रिसोर्स है। ठीक, गॉट द आइडिया? कैसे पता चलेगा? अभी तो बोला, जो आपको लिमिट कर रहा है वो कैसे पता चलेगा? अभी करके बता देता हूं। ठीक है, अभी करके देता हूं। ओके, देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन ऑल अदर मशीन्स, बाकी सब मशीन पे वगैरह एक्सेस कैपेसिटी है, जितना बना दे बनाए, एक्सेस कैपेसिटी बहुत है मेरे पास। मशीन A1 has a capacity of 2400 minutes per week। यहां से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? मैक्सिमम कितना है आपके पास? 2400। अब जरा पीछे जाए और देखें कि अगर मैं ये डिमांड पूरी करूं तो क्या ये पूरी हो सकती है? 2000 और कितने मिनट? 1 मिनट। तो कितने मिनट चाहिए? कितने मिनट चाहिए? 2000 डिमांड है, 1 मिनट में 1 यूनिट बनता है, तो कितने मिनट चाहिए? 2000 मिनट ही हो गए। ओके, 0.5 मिनट, डिमांड इज 2200, कितने मिनट चाहिए? 1100। टोटल मिनट्स कितने चाहिए? 3100। आपके पास टोटल मिनट्स कितने हैं? तो क्या आप ये डिमांड पूरी कर सकते हैं? तो आपको कंस्ट्रेन कर रहा है, तो फिर कंस्ट्रेनिंग रिसोर्स कौन सा होगा? मशीन। ठीक है, इस तरह फाइंड आउट करो। ठीक है, कंफर्म? ओके, शुड इंसान फोकस इट्स एफर्ट्स ऑन प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2? अब ये क्वेश्चन है, ये आपके पास डेटा है 2 पे कैसे? तो वो जल्दी बन रहा है तो कैलकुलेशन मुझे करना होता है ना। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो हाँ डिवाइडेड बाय कंस्ट्रेंट रिसोर्स। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 24। कंस्ट्रेंट रिसोर्स कितना है इसका? 1 मिनट। तो कितना हो गया? 24 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स 24। ये इसका रेशो निकला है, अब इधर है 15 डिवाइड बाय 0.5 इक्वल्स 30। क्या कौन सा ज्यादा आ रहा है? ये 2। तो पहले कौन सी प्रोडक्शन करनी है? 2 की प्रोडक्शन पहले करनी है। ठीक है, बाय। ओके, सो should insan focus its efforts on product 1 or product 2, and we said it's product 2. How many units of each product can be processed through machine A1 in 1 minute? How many units of each product can be processed through machine A1 in 1 minute? 1 मिनट में 1 ही हो रहा। देख लें, ये डेटा है। A1 कौन सी होती है? 1 ही हो रहा है 1 मिनट में। हाँ, तो इसमें 2 यूनिट से 1 मिनट। 1 मिनट में ये कितना बनेगा? 1 मिनट में ये कितना बनेगा? 2।
इसका मतलब इसमें से कौन सी ऑप्शन है? बी बी। ओके सही, ये भी सही होगा। आगे चलें। सही जवाब 7 का। How many units of heat product can be processed through machine A1 in 1 minute? ये तो हम करनी चाहिए। हो गया ना? तो फिर खैर ये तो हो गया। अच्छा Okay. What generates more profit for the company? Using 1 minute of machine A1 to process product 1 or using 1 minute of machine A1 to process product 2? बी 2 Profitable क्या है? 2 ये आप 1 मिनट में कितना बनाएंगे? एक बनाएंगे। ये डेटा है। ये आप 1 मिनट में 1 बनाएंगे। आपने इससे पहले कहा अगर आप 1 बनाएंगे तो आप कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा लेंगे? 1 into 24 equals 24। ये आप 1 मिनट में कितने बनाएंगे? 2। और कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा लेंगे? 2 into 30 30। तो फिर कौन सा प्रॉफिटेबल है कंपनी के लिए? सेकंड प्रोडक्ट 2। सही जवाब 14 14 हो गए 7 पहले हो गए। ठीक, सही है। ओके आगे चलें। ओके पीछे जा रहे हैं। ओके याद कर लिया। अब प्रोडक्शन स्टार्ट करें। पहले ये प्रोड्यूस करना है। ठीक, कितना प्रोड्यूस करोगे? पूरा करेंगे 2200 यूनिट्स। जी पूरा कर देंगे। पूरी डिमांड पूरी करेंगे। ठीक, अगर 2200 यूनिट्स ये बनाऊंगा तो कितना टाइम चला गया मेरा? हैं? 2200 यूनिट्स ये बनाऊंगा तो मेरा कितना कंज्यूमर रिसोर्सेज ऊपर लग जाएगा? 2200 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इक्वल्स 1100। 1100 मिनट्स गए। टोटल मिनट्स मेरे पास कितने थे? 2400। 1100 गए, बाकी कितने रह गए? बाकी कितने रह गए? नहीं नहीं बाकी कितने रह गए? 1300। 1300 मिनट में आप क्या बनाऊंगा? प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 1 पे आ जाऊंगा। इसकी डिमांड पूरी कर दी मैंने। अब ये और नहीं बनाना, हालांकि इसमें फायदा ज्यादा है लेकिन और नहीं बनाना क्योंकि बिकेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू प्रोडक्ट 2। 1300 यूनिट्स जब ये बनाऊंगा 1300 मिनट्स। 1300 मिनट्स में ये कितने बना सकता हूं? 1300 मिनट्स है और एक के ऊपर कितना टाइम लगता है? 1। तो इसका मतलब ये मैं कितने यूनिट्स बना सकता हूं? 1300 यूनिट्स। टाइम खत्म हो गया आपका, कंस्ट्रेंट रिसोर्स खत्म हो गया। ठीक, आपने इसके कितने यूनिट्स बनाए? 2200। इसके कितने यूनिट्स बनाए? 1300। आपने 2200 यूनिट्स ये बनाकर कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाया? 30 into 2 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है मैं कुछ ओके जी। जी 33,000। ओके, इसके 1300 यूनिट्स बना के आपने कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाया? 31,000। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपने कितना कमाया? 64,200। With this combination of 1300 units of product 1 and 2200 units of product 2, you are getting a total contribution margin of 64,200, and this is the maximum contribution margin which you can get under this situation. इस constrained resource के होते हुए आप ये contribution margin कमा सकते हैं और ये maximum है। अगर इसके अलावा जो भी आप कॉम्बिनेशन बना दें वो इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको कमाकर नहीं देगा। सही है? सही है भाई? ठीक, ओके, लेट्स मूव ऑन। ये हो गया सही? ओके ओके, सारी कैलकुलेशन कर चुके हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन 64,200। ओके, लेट्स डू अ क्वेश्चन। इसको रब कर दूं? Okay class, let's start with this question. इसको स्टार्ट करते हैं, खुद ही करें।
Colonial Heritage makes reproduction colonial furniture from select hardwoods. So you are making chairs and tables. Selling price per unit is 80 and 400. Variable cost per unit is 30 and 200. Board feet per unit is 2 and 10. जो लकड़ी लगी है ना board feet. ठीक है? Monthly demand is 600 and 100. The company supplier of hardwood will only be able to supply 2000 board feet this month. इसकी supply shortage है सिर्फ 2000 यूनिट का क्या मतलब board feet per unit. कितना board foot wise लगेगा बोर्ड एक यूनिट के ऊपर, यानी एक चेयर को बनाने के लिए कितना बोर्ड लगेगा, कितना फुट बोर्ड लगेगा, ठीक है? कितना लगेगा 2 फुट, और टेबल बनाने के लिए कितना लगेगा 10 फुट, ओके? और आपके पास टोटल बोर्ड फीट कितना है 2000, बस इससे ज्यादा नहीं। सो इज दिस इनफ हार्डवुड टू सैटिस्फाई डिमांड? 600 दिखा करते मगर तो हमारा स्पेशल गेस्ट एंट्री बोर्ड पे तो क्यों जी 600 क्या करेंगे भाई? तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइंड कर कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्यों फाइंड आउट करें? जो पूछ रहा है वो फाइंड आउट करें। एक वो कह रहा है कि क्या ये लकड़ी इनफ है कि आप डिमांड को पूरा कर सकते एक हैं? चेयर पे 2 लग रहा है तो 600 से मल्टीप्लाई हाँ तो कितना हो गया 1200 1200 उस पे और ये कितना हो गया? नो आंसर इज नो ये कितना हो गया 1000, तो टोटल कितना हो गया 2200, और आपके पास कितना है 2000, तो क्या ये इनफ है? नहीं, नो इट्स नॉट इनफ। तो इसका मतलब 20 करो इसका मतलब ये कितना हो गया? ये आपका कंस्ट्रेंट रिसोर्स, ठीक? आगे चलें। The company supplier of hardwood will only be able to supply 2000 board feet this month. What plan would maximize profit? कौन से प्लान से प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा? 20 चलिए आप सारी कैलकुलेशन करें। 20 हो ये लीजिए, नहीं चलिए कैलकुलेट करें, 20 हो कैलकुलेट करें, कैलकुलेट। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें? कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन 80 माइनस 30 है उसका कितना हो गया इसका? 50 50, इसका 200 200। फिर क्या करूं? क्या कहते हैं वो हाँ CF वो लिखा हुआ है, उधर ही लिखा है, जाके डिवाइड कर दे 25 पहला आ गया 25 पहले का So 50 divided by 2, 25, 200 20 divided by 10 equals 20। तो पहले कौन सी चीज बनानी है? वो चेयर्स। ये चेयर्स कितनी बनानी है? बनाना चेयर्स कितनी ये बनानी क्या है? आया 25 में 25 ये आया CM divided by नहीं इसको कहते हैं CR, बस ये इसका रेशियो है, टर्मिनोलॉजी नहीं है कोई टर्मिनोलॉजी। CM इसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर कंस्ट्रेंट रिसोर्स, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर कंस्ट्रेंट रिसोर्स, कि एक कंस्ट्रेंट रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा सकता है, ठीक है? यानी 1 फुट को इस्तेमाल करो तो कितना कमा लूंगा 25, 2 फुट को इस्तेमाल करूंगा तो 50, ओके ओके जी। ये कितने बनाऊंगा? 600 बनाऊंगा। 600 बनाऊंगा तो कितने बोर्ड फीट लग जाएंगे इसके ऊपर? 1200 क्योंकि 2 हो जाएगा 1200 हो गए, 1200 खत्म हो गए, बाकी बोर्ड फीट कितना रहेगा? और 2000 माइनस 1200, बाकी रह गया 800। 800 सारा का सारा इसके ऊपर लगाऊंगा। 800 जब इसके ऊपर लगाऊंगा तो कितने बनेंगे ये? 800 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स 80, ठीक है? 600 ये बनाऊंगा, 80 ये बनाऊंगा। जब ये 600 बनाऊंगा तो कितने पैसे कमा सकता हूं? कंट्रीब्यूशन मार्जिन 600 into 25 इनटू 25 600 इनटू वो 50 वो 50 इक्वल्स ये छोटी कैलकुलेशन में क्या मिल सकता है? 6 into 5 30 और 3 0 30,000। मैं वो नहीं सोच रहा हूँ हाँ इतना सोचना नहीं है इसके ऊपर, इसके ऊपर सिंपल टेबल है। फिर हमने वो रेशियो क्यों फाइंड की कौन सी? CM रेशियो ये जब तक ये फाइंड आउट नहीं करूंगा कैसे बताऊंगा कि कौन सी चीज पहले बनानी है? मुझे नजर भी आ रहा है कौन सी बनानी देखे ना देखो उस पे 2 जब लग ये नहीं होगा तो नजर नहीं आएगा, देखे जब ये है तो नजर आएगा। चेयर्स पे 2 लग रहा है ना हाँ। तो ऑब्वियस बात है किसी पे कम लग रहा है मैं पहले वही बनाऊंगा नहीं जरूरी तो नहीं है, चेयर पे 2 लग रहा है ठीक, और अगर इसको मैं यहाँ पे कर दूं 10 तो फिर इसका फायदा है बनाने का नहीं, ठीक है? आंखों का इलाज तो ओके तो इसलिए जब वो कह रहा था फुटबॉल खेलने के लिए किस चीज की जरूरत है, तो आंखों की भी जरूरत है। आंखों के बाहर में फुटबॉल नहीं हो सकते, ठीक है? बॉल के बगैर भी नहीं हो सकता हाँ लेकिन आंखें होगी तो बॉल नजर आएगी, जब आंखें नहीं होगी तो बॉल कहाँ से नजर आएगी? बॉल नजर आएगी क्या होगा? बॉल होगी तो फिर बॉल नजर आएगी
अगर आंखें ही नहीं होगी तो बॉल कैसे नजर आएगी? तो बॉल ही नहीं होगी फिर बॉल कैसे नजर आएगी? कोई और बॉल नजर आ सकती कोई और बॉल नजर आ सकता है। ओके, लेट्स मूव ऑन। 30,000। सो ये कितना बना होगा? 80 So 80 मल्टीप्लाई बाय 200 इक्वल्स अब फिर हो गई 16,000 हाँ 16,000 हाँ सर ठीक 16 प्लस 30 46 46,000 मैक्सिमम। सर ये सर एक बात फिर से एक बार फिर से बहुत स्पीड से ओके, सबसे पहले फाइंड आउट करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। 80 माइनस 30 50 400 माइनस 200 200। सबसे पहले तो ये फाइंड, फिर इसके बाद फाइंड आउट करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर कंस्ट्रेंट रिसोर्स। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है और इसके ऊपर कंस्ट्रेंट रिसोर्स लग रहा है 2। सो 50 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स 25, 200 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स 20। अब देखिए कौन सा ज्यादा है, 25 ये इसको पहले बनाना। कितना बनाएंगे? जितनी डिमांड है 600 बनाऊंगा और एक चेयर पे कितना लगता है 2। सो 600 मल्टीप्लाई बाय 2 1200 स्क्वायर फीट चला गया। 1200 चला गया तो बाकी कितना बच गया? 2000 माइनस 1200 इक्वल्स 800। 800 टेबल्स पे इस्तेमाल करूंगा। 800 टेबल पे इस्तेमाल करूंगा तो कितनी टेबल्स बन सकती हैं? एक टेबल 10 स्क्वायर फुट चाहिए। सो 800 डिवाइड बाय 10 बोर्ड फीट तो 80 टेबल्स बनेगी। तो 600 चेयर्स बनेगी, 80 टेबल्स बनेगी। जब 600 चेयर्स बनेगी तो कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाऊंगा? 600 मल्टीप्लाई बाय 50 30,000 और जब 80 टेबल्स बनाऊंगा तो 80 मल्टीप्लाई बाय 200 16,000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना कमाऊंगा? 46,000। This is the maximum contribution margin which you can earn in this situation. So which option you would go for? मेरा B. आंसर सही ठीक, आपका आंसर सही है। ठीक, 25 करोड़ आगे चलें। ओके, सब कुछ सेम है। अब गौर से देखिए, up to how much should colonial heritage be willing to pay above the usual price to obtain more hardwood? वगैरह सब कुछ सेम है। हार्डवुड जितना था वो आपने इस्तेमाल कर दिया, लेकिन अगर आप और हार्डवुड कहीं से मिले तो आप कितना एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हैं, कितनी तक, अप टू यानी कितना तक दे सकते हैं एक्स्ट्रा पैसे ताकि आपको वो हार्डवुड मिल जाए। पर फुट है और 46,000 हमें मिल रहा था। सोचते हैं क्या करते हैं। कितने बोर्ड लगे थे हमारे पिछले 2200 पे हमें ये रही, ये सारा डेटा है आपका। ये हमने सिर्फ 200 बनाने और नहीं 200 और नहीं, चाहिए 200 हमने बना दिए, सॉरी 200 और चाहिए हमने 80 बना दिया है। तो 20 चाहिए ना 20 डिमांड चाहिए। मीट करने के Okay. लिए। तो अगर उस तरह करें तो हम सिर्फ 20 और दे सकते हैं जो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उससे अब लॉस होगा। ओके, इब्राहिम रिपीट करें। देखो अब हमने 20 और यूनिट्स बनाने हैं और टेबल्स के बनाने हैं। टेबल का पर यूनिट जो आ रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो वो 20 है। तो जो तुम मैक्सिमम अमाउंट फर्दर पे करने के लिए रेडी हो वो 20 है, क्योंकि अगर उससे अबव करोगे तो फिर लॉस होना शुरू हो जाएगा। 20 कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो 1000 पीछे की लिखा 200 डिवाइड बाय 10 20। अच्छा अच्छा ठीक है। तो उधर लिखा था पर फुट कितना और पे करोगे, 20 से ज्यादा नहीं पे कर सकते क्योंकि ब्रेक इवन पे खैर है, लॉस में फिर चले जाओगे। ठीक है, देखें एक टेबल के ऊपर आप कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा रहे हैं? एक टेबल पे 20 200 यार सॉरी 200 मार्जिन 200 ठीक है 200 कमा रहे हैं। Yes. लेकिन एक टेबल पे कितना बोर्ड फीट लगता है? 10। तो पर फुट आप कितना कमा रहे हैं? 20। अब अगर मैं ये बोर्ड फीट लेने जाऊं और वो मुझे 1 रुपए महंगा दे दे तो 1 रुपए की मेरी कॉस्ट ज्यादा होगी, तो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो जाएगा पर स्क्वायर फुट? 19। सही है, फायदा है 19 स्क्वायर। 20 से 19 हो गया फिर भी फायदा तो है ना। ओके सही, आप कहेंगे 1 रुपए महंगा दे दूंगा। अगर वो कहे नहीं 10 रुपए महंगा दूंगा तो भी खैर है, 10 रुपए फिर भी बच रहे हैं आपको। वो कहे 15 रुपए महंगा दूंगा आपको फिर भी 5 रुपए बच रहे हैं। अगर वो कहे नहीं 20 रुपए महंगा दूंगा तो आप कहेंगे यार फिर भी खैर है, ये 80 पे तो कमा रहा हूँ ना, 20 पे नहीं कमाऊंगा। 80 टेबल पे तो मैंने कमाया है, ठीक है 20 पे नहीं कमाऊंगा, कोई कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं खैर। लेकिन अगर वो आपसे कहे कि 25 रुपए महंगा दूंगा फिर तो आप कहेंगे नहीं यार मैं थोड़ा कमा रहा हूँ 20 रुपए स्क्वायर फुट, वो भी चला ठीक है। तो अगर 25 किया तो फिर जेब से डालना पड़ेगा, तो
तो आप कहेंगे नहीं, 20 is the maximum which I can give extra above the normal price. 35 करोड़। पॉज कर दे इसको, अजान के बाद दोबारा स्टार्ट। पॉज, ओके, नॉट स्टॉप। ओके क्लास, सो नाउ इफ देयर इज अ कंस्ट्रेंट रिसोर्स, व्हाट यू कैन डू, आप कैसे उस कंस्ट्रेंट रिसोर्स को हटा सकते हैं या कैसे उसको सही कर सकते हैं। रिमेंबर हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, उसमें हम लोग क्या करते थे, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट में हमने क्या किया था, Theory of constraint। कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको निकाल देना, ठीक है, उस कंस्ट्रेंट को निकाल तो नहीं सकते, इंप्रूव करना, Improve करना। तो एट द बॉटलनेक इटसेल्फ इंप्रूव द प्रोसेस को इंप्रूव करें, एक चीज। नेक्स्ट, ऐड ओवरटाइम और अनदर शिफ्ट। अगर मसला है कि लोग नहीं, ठीक है, ओवरटाइम करवाएं उनसे, ओवरटाइम नहीं करते, नई शिफ्ट कर दें, 8 आवर्स एक शिफ्ट काम करे, 8 आवर्स एक शिफ्ट काम करे, नहीं पूरा हो रहा 3 शिफ्टों में काम करें, 24 आवर्स है, 24 आवर्स प्रोडक्शन स्टार्ट करें, 8 पॉसिबल है। हायर न्यू वर्कर्स, अगर वो काम नहीं करते, नहीं वर्कर्स को हायर करें, और एक्वायर मोर मशीन्स, अगर मशीन का प्रॉब्लम है दूसरी मशीन खरीदें, ठीक। अगर आप कहते हैं मशीन नहीं खरीद सकते दूसरी, सब कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन, किसी और को सब कॉन्ट्रैक्ट वो आपके लिए बना कर दे, आप उसको बेचिए, ठीक है, उसका अपना लेबलिंग अपनी करते हैं। रिड्यूस अमाउंट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, एक और तरीका होता है कि आप डिफेक्टिव यूनिट्स को अगर रिड्यूस करेंगे तो गुड यूनिट्स तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आप बनाते हैं टोटल 100 यूनिट्स, डिफेक्ट आता है बीच में 5 का, तो गुड यूनिट्स कितने हो गए 95। अगर मैं मशीन को सही कर दूं, अच्छा कर दूं, या अगर मैं अपने वर्कर्स को ट्रेन कर दूं और मेरा डिफेक्ट 5 से कम होकर 3 पे आ गया, तो मेरे गुड यूनिट्स कितने हो गए 7, खुद ब खुद प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। एक और तरीका, रिड्यूस अमाउंट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस, ऐड वर्कर्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम नॉन बॉटलनेक डिपार्टमेंट्स। अब अगर इस डिपार्टमेंट में बॉटलनेक है तो जरूरी तो नहीं है कि इसमें भी बॉटलनेक हो और इसमें भी बॉटलनेक हो, तो ऐसा करें यहां से लोगों को उठाकर यहां पर लें, या यहां से यहां पर लें, तो यहां पे बॉटलनेक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जो आप लोग कर सकते हैं ताकि आप यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स को ज्यादा कर सकें बॉटलनेक डिपार्टमेंट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कंस्ट्रेंट रिसोर्स। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक, इट इज कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स। एनी आइडिया व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट्स? जॉइंट प्रोडक्ट्स जो साथ में बिकते हो, जो साथ में बिकते हो। जी क्लास, मोबाइल और चार्जर, जॉइंट, मार्कर जॉइंट। ओके, जो बिकते नहीं हो, जो बनते साथ बनते हो, हाँ, यानी एक ही प्रोसेस है लेकिन प्रोडक्ट्स 2 बन जाते हैं। प्रोसेस एक ही है लेकिन प्रोडक्ट्स 2 बन जाते हैं। शायद आप एक बनाना चाह रहे हो लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि दूसरी चीज भी बन सकती है। फॉर एग्जांपल मार्कर के कलर्स, नहीं वो तो अच्छा, लेकिन प्रोडक्ट्स तो एक ही है ना, मार्कर ही है। पेन और मार्कर, प्रोडक्ट तो मार्कर नहीं, पेन और मार्कर एक साथ नहीं बन सकता। अगर आप पेन में प्रोसेस ही अलग है, सब कुछ अलग है। पेन की बॉडी इस तरह प्लास्टिक की नहीं होती, छोटा मार्कर जो कॉपी पे राइटिंग के लिए पेन वो और सेम होता है, उसके अंदर आप लेकिन वो फिर थोड़ा सा उससे पीछे जाना पड़ेगा। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ी थी और आपको भूल रही है, मैट्रिक में, मैं वही 9th में। मैंने एक आपने एक चीज पढ़ी थी जिसको बोलते थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, याद है? ये क्या पढ़ा? आई केमिस्ट्री में था ना? था। और इसमें आप लोग क्या बनाते थे? इसमें आप क्रूड ऑयल लेते थे मैं तो और क्रूड ऑयल को आप प्रोसेस करते थे, डिस्टिलेशन करते थे, और एक टाइम आता था कि आपके पास एग्जैक्टली सबसे पहले आप केरोसिन ऑयल निकाल सकते थे इससे। अगर आप इसको फर्दर प्रोसेस करते तो आप इसमें से लेट्स से डीजल निकाल सकते हैं, फिर अगर आप ज्यादा करें पेट्रोल निकाल सकते हैं, फिर आप ज्यादा करें आप GB4 निकालते थे। याद है? याद है? नहीं? अच्छा, फिर सिंपल प्रोसेस है। 9th क्लास नहीं पढ़ी डायरेक्ट है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी और डायरेक्ट इनिशियल, गुड। अच्छा, फिर कोई और, फिर एक और प्रोसेस देखते हैं। दूसरी क्लास में मैंने एग्जांपल दी, बल्कि उन्होंने एग्जांपल दी वीट की। वीट को जब आप प्रोसेस करते हैं तो आटा बनता है, लेकिन अगर आप उसको फर्दर वो करें
तो आप रिफाइन वाला आटा बना सकते हैं, फाइन आटा जिसको बोलते हैं। और फाइन आटे के साथ साथ मैदा भी बन जाता है, सूजी भी बन जाती है, ठीक है। तो एक ही वक्त में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। आप उसको थोड़ा सा और फर्दर कुछ ऐड करें, कुछ सब्ट्रैक्ट करें, कोई प्रोसेस करें फर्दर, तो कुछ और चीज बन सकती है, ठीक है। तो इन चीजों को बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स, जो एक ही वक्त में, हाँ, एक से ज्यादा चीजें। In some industries, a number of end products are produced from a single raw material. तो raw material input एक ही है, crude oil, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसेस भी सेम है सबका, लेकिन इसके बाद आपके पास एक डिसीजन मेकिंग का पॉइंट आता है। आप कहते हैं यार क्या करूं, केरोसिन बना दूं, या इसको थोड़ा सा और प्रोसेस करूंगा तो ये डीजल भी बन सकता है, ठीक है। और थोड़ा और प्रोसेस कर दूं तो पेट्रोल भी बन सकता है, थोड़ा और प्रोसेस कर दूं तो कुछ और भी बन सकता है। तो यानी मैं डिफरेंट चीजें बना सकता हूं, मार्जिन देख के बनाएंगे। वही उसी तरफ हम आएंगे कि क्या चीज देखेंगे उसमें। Two or more products produced from a common input are called as joint products. In some form joint products, ठीक है, okay. The point in the manufacturing process where each joint product can be recognized as a separate product is called the split off point. और ये जगह जहां पर आपने वो डिसाइड करना है या आपको नजर आ जाए कि हाँ यार यहां तक तो सबका प्रोसेस सेम था, इसके बाद अगर इसमें ये वाला केमिकल डाल दूं तो ये चीज बन जाएगी। जिस तरह दूध आप गर्म करते हैं, दूध बन गया, अब आप इसको बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं हाँ इसको थोड़ा सा और कर दें तो मलाई आ जाएगी, मलाई बेच सकता हूँ, और करें तो दही बन जाएगा, दही बन जाएगा, इसमें यीस्ट डाल दूं दही बन जाएगा, और करूं तो घी बन जाएगा, ठीक है, इससे घी निकाल सकता हूँ, ठीक। तो इस जगह को बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जहां पर आपने डिसाइड करना होगा कि क्या करूं, कौन सी प्रोडक्ट पे जाऊं, फर्दर प्रोसेस करूं या ना करूं। सो दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिट ऑफ पॉइंट। लेकिन जो इससे पहले कॉस्ट इनकर हुई स्प्लिट ऑफ से पहले, उसको बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि ये तो सब पे लगी, ये प्रोसेस तो करूंगा तो यहां तक पहुंचूंगा ना, नहीं तो यहां तक तो पहुंच ही नहीं सकता इस पॉइंट तक। डिसीजन यहां पर लेना है, तो अगर डिसीजन यहां पे ले रहा है तो इससे पहले जो कॉस्ट इनकर हुई है वो सारी क्या बोलते थे उसको, सारी नाम एक तो डिफरेंशियल कॉस्ट थी, हाँ, ये वही है पहले हो चुकी है। डिसीजन यहां पे लेना, ठीक है। डिसीजन करते हुए ये देखूंगा कि यार इससे कितने पैसे आएंगे और कितने पैसे लगेंगे, लेकिन जो लग चुके हैं इससे पहले पैसे, वो सारे के सारे उस डिसीजन के लिए इररिलेवेंट, ठीक है। हालांकि अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करूंगा कि ये कॉस्ट आई है, जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक। अब मसला ये है कि ये जो जॉइंट, ये देखिए जॉइंट इनपुट क्रूड ऑयल, कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस, शुरू में प्रोसेस कॉमन है, उसके बाद डिफरेंट चीजें बीच में से निकल सकती हैं। इस जगह को बोलेंगे स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। इससे पहले जो कॉस्ट इनकर हुई है वो कॉमन प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक। इसके बाद जो कॉस्ट है वो हर एक की अलग अपनी कॉस्ट होगी, उसको कंपेयर करूंगा, उस कॉस्ट को कंपेयर करूंगा उसके रेवेन्यूज के साथ, ठीक है, या कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ, ठीक है, ओके। जॉइंट कॉस्ट हो गई, ये सेपरेट प्रोसेस है, और ये इसकी रीसेल, फाइनल सेल, ओके। अब जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ क्या करना है, हमें कहा डिसीजन मेकिंग के लिए तो ये बेकार है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो कॉस्ट है, इसको रिकॉर्ड करना है। अब ये किसकी कॉस्ट है, क्या ये केरोसिन की कॉस्ट है या डीजल की कॉस्ट है या पेट्रोल की या जीपी4? अगर ये सब की कॉस्ट है तो उसको डिवाइड बाय 4 कर दूं, या कितना पोर्शन किसको एलोकेट करूं, ये एक पॉइंट है। तो वो कहता है कि जॉइंट कॉस्ट आर ऑफन एलोकेटेड टू एंड प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव सेल्स वैल्यू। केरोसिन बिकता है 100 रुपए, ठीक है। डीजल बिकता है 260 रुपीस, पेट्रोल बिकता है 250 रुपीस, जीपी4 बिकता है लेट्स से 1000 रुपीस। तो वो ये कह रहा है कि ये जो कॉस्ट है ये सब पे इनकर हुई है ना, तो इसको सबको एलोकेट करना होगा। लेकिन लॉजिकल ये है कि जिसकी सेल्स वैल्यू ज्यादा है उसको ज्यादा एलोकेट करना, जिसकी सेल्स वैल्यू कम है उसको कम एलोकेट, बस, ठीक है। Although allocation is needed for some purposes such as balance sheet inventory valuation, इसके लिए इस्तेमाल होता है। Allocation of this kind are very dangerous for decision making. Decision making में इस्तेमाल नहीं होना, क्योंकि decision making तो इसके बाद होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो इससे पहले कॉस्ट है वो सारी की सारी irrelevant है, उसको आप लोगों ने बिल्कुल कंसीडर
नहीं करना। Joint costs are irrelevant in decision regarding what to do with the product from the split of point forward. तो फिर split of point forward आपने क्या चीज देखनी है? आपने ये देखना है it will always be profitable to continue processing a joint product after the split of point so long as the incremental revenue exceeds the incremental processing cost. मैं यहां पर आ गया, केरोसिन तैयार है, बिक जाएगा 100 रुपए, तो ठीक है यार। कहते हैं यार पेट्रोल बना के क्यों ना बेचूं? मैं देखूंगा इस पॉइंट के बाद पेट्रोल जाने तक कितना और खर्चा करना पड़ेगा। मुझे खर्चा करना पड़ेगा लेट्स से 100 रुपए, ठीक है, मैं कहूंगा 100 रुपए एडिशनल कॉस्ट है, ठीक। लेकिन अगर मैंने पेट्रोल बना दिया तो बिकेगा कितने का? 250 का। केरोसिन कितने का बिक रहा था? 100 का। 250 एडिशनल रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 150 और कॉस्ट कितनी लगेगी? 100। तो फायदा है 50 रुपए का फायदा है, मैं कहूंगा ले पेट्रोल, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी डिसाइड। गॉट द आइडिया? यस। गॉट द आइडिया? क्वेश्चन स्टार्ट करें। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। Sawmill Incorporation cuts logs from which unfinished lumber and sawdust are the immediate joint products. Sawmill Incorporation is the name of company and they cut logs. Logs क्या होते हैं? लकड़ी के वो बड़े-बड़े जो तने दरख्त का तना जो are logs from which unfinished lumber. Lumber उस ट्री ट्रंक को बोलते हैं। वो lumber है unfinished है, उसमें अब कोई प्रोसेस नहीं किया, unfinished। एक वो निकलता है और एक साथ निकलती है sawdust, जो उसका हाँ बुरा, जो लकड़ी का बुरा, ठीक है, वो निकलता है। और immediate joint products, unfinished lumber is sold as is। अब उस लकड़ी को आप इसी तरह भी बेच सकते हैं या और प्रोसेस फर्दर इनटू फिनिश्ड लंबर, या तो उसको फर्दर प्रोसेस करें, साफ करें, उसके ऊपर से वो चीजें हटाएं, तो वो फिनिश्ड लंबर बिक सकता है। sawdust can also be sold as is, उसी तरह भी बिक सकता है जिस तरह वो sawdust जमा हुआ है, या टू गार्डनिंग होलसेलर्स, गार्डनिंग में इस्तेमाल होता है, और प्रोसेस फर्दर इनटू प्रेस्टो लॉग्स, या तो उसको फर्दर प्रोसेस करें और उससे शीट्स बन जाती हैं प्रेस्टो लॉग्स, अब वो बेच सकते हैं, ठीक है। यानी दोनों प्रोडक्ट्स का आगे फर्दर यूजेज है, ठीक। अब हमने देखना है कि किस चीज में फायदा है, क्या उसको इसी तरह बेच दें या फर्दर प्रोसेस करके बेचें। डेटा अबाउट sawmill's joint product includes per log एक log तो 90, सेल्स वैल्यू और स्प्लिट ऑफ पॉइंट ऑफ लंबर इज 140। अगर लंबर को एज इट इज बेच दूं 140 रुपए का बिकेगा एक लॉग, ठीक। sawdust कितने का बिकेगा? 40 रुपए का। सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, लेकिन अगर लंबर को मैं और प्रोसेस करूं तो वो कितने का बिक सकता है? 270 का। इसका मतलब मैं कितने और पैसे कमा सकता हूं? कितने पैसे और कमा सकता हूं? कितने पैसे और कमा सकता हूं? डायरेक्ट करना है 130 130 रुपए का और कमा सकता हूं, ठीक है। चले आगे आ जाए। sawdust को अगर मैं फर्दर प्रोसेस करूं तो कितने का बिकेगा? 50 का। तो मैं कितने पैसे और कमा सकता हूं? 10। चले आगे चले। एलोकेटेड जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट, इसकी एलोकेटेड जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट है 176 और इसकी है 24। क्या ये इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करनी है? जी तो रेलेवेंट नहीं थी। हमने क्या कहा था? जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट नल हो जाता है। जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट सम कॉस्ट है, तो डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होगी नहीं, तो इसको शुरू से हटा, ये काम की नहीं, ये वैसे आपको कंफ्यूज कर। आगे चलें, कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। अब आपने कहा था कि इसको फर्दर प्रोसेस करूं तो इतने का बिक जाएगा, लेकिन अगर फर्दर प्रोसेस करूंगा तो कुछ पैसे भी तो लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे? 50 रुपए। अगर sawdust को फर्दर प्रोसेस करूंगा कितने पैसे लगेंगे? 20 रुपए। अब कंपेयर करना है इस 50 को इस एक्स्ट्रा पैसे से जो मैं कमा सकता हूं और इस 20 को इस एक्स्ट्रा पैसे से जो मैं कमा सकता हूं, ठीक। कंपेयर करें 50 एंड 130, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 130 और इंक्रीमेंटल कॉस्ट 50, तो रिजल्टेंट क्या आया? नेट क्या आया? नेट कितना आया? 80 इंक्रीमेंटल कॉस्ट और रेवेन्यू। तो क्या मुझे इसको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए? यस 80 रुपए ज्यादा कमा सकता हूं, ठीक है। पैसे लगेंगे थोड़े लेकिन मिलेंगे भी ज्यादा। ओके, अब इस पे आ जाए। इस पे पैसे लगेंगे एक्स्ट्रा 20 रुपए, लेकिन कमाऊंगा एक्स्ट्रा कितने? 10 रुपए। तो नेट इंक्रीमेंटल कितना हो गया? -10। तो क्या ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। बस वाओ, ठीक हो गया। ओके,
Should we process the lumber further and sell the sawdust as is? Yes. Okay. बस इट्स ऑलमोस्ट ओवर। नेक्स्ट जो आप लोग का टॉपिक है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, जो कि यहाँ पे मैं उसकी आपको एक डेफिनेशन वगैरह बता दूंगा, तरीका बता दूंगा, बट अदरवाइज वी स्टडी इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट कोर्स। एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स है नहीं है हमारा नहीं है। जी, एक्सक्लूड कर दो। बस इट्स वन साइड, सिर्फ आपको आइडिया देना है कि क्या है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट कोर्स में है। नेक्स्ट कोर्स जो है वो आप लोग का नहीं है, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो दूसरी डिग्री का है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों का है, तो उनको मैं पढ़ाता होता हूँ। तो आप लोग सिर्फ इसका आइडिया सुन लें। हम मुझसे पढ़ेंगे। अच्छा, आप मुझसे पढ़ेंगे नहीं, ऑलरेडी मेरी यूनिट स्टार्ट पे है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज कॉल्ड एज ABC, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम हर एक्टिविटी को कॉस्ट करते हैं, हर एक्टिविटी को कॉस्ट करते हैं। और जब एक्टिविटीज को कॉस्ट करते हैं तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको अलग अलग करते हैं, उनकी कॉस्ट लेते हैं और फिर उस कॉस्ट की बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं उनका, इब्राहिम, POHR, ठीक है। POHR को फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मतलब ये कि जितनी एक्टिविटीज होंगी उतने POHRs होंगे। तो अगर 8 एक्टिविटीज है तो 8 POHR, 10 एक्टिविटीज है तो 10 POHR। लेकिन हम आगे जाके पढ़ते हैं कि हम लोग इसको 5 ग्रुप्स में करते हैं, तो 5 POHRs हमारे पास, ठीक है। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें एक POHR था, याद है? और हमने फिर ये कहा था कि मल्टीपल POHRs भी हो सकते हैं, तो ये मल्टीपल POHR यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक, क्योंकि हर एक्टिविटी डिफरेंट है तो उसका डिफरेंट POHR होना चाहिए। Makes more sense, more logical. Okay, ABC can be used to help identify potentially relevant costs for decision making purposes. वो कहता है ये ABC अच्छा है, ये ABC अच्छी कॉस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इससे मुझे relevant cost को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। Okay? However, before making a decision, managers must decide which of the potentially relevant costs are actually avoidable. हमने क्या करना, जो avoidable cost है वो हट जाएगा। वो हट सकता है, तो वो क्या है, अवॉइडेबल है, तो वो क्या है, रेलेवेंट है, इररिलेवेंट, रेलेवेंट है, अवॉइडेबल रेलेवेंट, अवॉइडेबल रेलेवेंट, अवॉइडेबल रेलेवेंट है, स्टे कॉन्फिडेंट, अनअवॉइडेबल वो फिक्स है ना, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। दैट्स इट, डन, स्टॉप, बाय बाय।